हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रोटीन बताने वाले हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का टॉपिक है। ये आपकी जो पहली यूनिट है उसमें ये सबसे लास्ट में दिया गया है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि हम चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ओके। और यदि आप सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर थ्योरी पेपर की हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, जो प्रोटीन होती है ये क्या होती है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है ये एक कार्बनिक कंपाउंड है, या आप कह सकते हो कार्बनिक घटक है, जो कि हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ओके। और ये क्या करता है, हमारी जो शरीर की संरचना है उसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ओके। तो अभी हम इसके फंक्शन जब जानेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो ये प्रोटीन क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या आप कह सकते हो कार्बनिक घटक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या होती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। और एक सेल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, एक सेल में प्रोटीन की मात्रा आपको यदि बतानी हो तो क्या आप कितने प्रतिशत बताएंगे। प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो एक सेल के अंदर कितनी होती है, 10 से 15% होती है, ठीक है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये पूछा जाए कि एक सेल में वाटर की कितनी मात्रा होती है, यानी पानी की कितनी मात्रा होती है, तब आप कितनी बताएंगे। तो पानी की जो मात्रा होती है वो 70 से 90% होती है, ठीक है। पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यदि पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, यानी आप कह सकते हो जो डीएनए आरएनए होता है, उसकी मात्रा एक सेल के अंदर कितनी होती है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, तो कितनी होती है, 5 से 7% होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक कोशिका में न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो एक कोशिका में न्यूक्लिक एसिड की मात्रा यदि पूछी जाए, डीएनए आरएनए की मात्रा पूछी जाए तो कितनी होती है, 5 से 7% होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि पूछा जाए, यहाँ पर हम लिखते हैं, यदि पूछा जाए कि एक सेल में कार्बोहाइड्रेट की संख्या, ठीक है, एक सेल में, वो आप बाद में लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट की संख्या, ठीक है। एक सेल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे, 3% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, ओके। अब ये पूछा जाए कि लिपिड की कितनी मात्रा होती है एक सेल के अंदर, तो लिपिड की जो मात्रा होती है एक सेल के अंदर कितनी होती है, 2% होती है, ठीक है। और यदि आंश पूछे जाए, यदि एक सेल में आयंस की मात्रा कितनी होती है, जैसे मैग्नीशियम +2 आयन, ओके, इस प्रकार से कई सारे होते हैं। तो यहाँ पर यदि आयंस की पूछी जाए कि एक सेल के अंदर आयंस की कितनी मात्रा होती है, तब आप कितनी बताएंगे, 1%, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए कि जो प्रोटीन की मात्रा होती है एक सेल के अंदर कितनी होती है, 10 से 15% होती है। ये तो बात आपको पता ही होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। और कौन सी चेन से बना होता है, ठीक है, कौन सी चेन, यानी होमोपॉलीमर से बना हुआ होता है या हेट्रोपॉलीमर से। तो आप बताएंगे कि हेट्रोपॉलीमर से बना हुआ होता है, यानी अलग अलग अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अभी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए क्या होता है प्रोटीन क्या होती है, अमीनो एसिड के हेट्रोपॉलीमर से बनी हुई होती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रोटीन होती है अमीनो एसिड से बनी होती है, अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड से बनी होती है, लेकिन कौन सी पॉलीमर से बनी होती है, होमोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर का क्या मतलब होता है कि एक ही प्रकार के अमीनो एसिड होंगे, और हेट्रोपॉलीमर का क्या मतलब होता है कि अलग अलग अमीनो एसिड होंगे। तो जो प्रोटीन होगी वो अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं कि प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड के हेट्रोपॉलीमर से बनी होती है, हेट्रोपॉलीमर से बनी है।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, ये 9 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं जो कि मुख्य रोग हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, ये अधिकतर बच्चों में देखे जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन की कमी से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, अधिकतर बच्चों में होता है। तो बच्चों में एक रोग होता है जिसका नाम होता है क्वासी-ओर-कोर। क्या होता है? क्वासी-ओर-कोर। यहाँ पर हम नाम लिख के दे रहे हैं, आपको देख लेना है, क्वासी-ओर-कोर। ओके, तो ये जो रोग होता है बच्चों में होता है। और एक रोग होता है, ये भी बच्चों में होता है, जिसका नाम होता है मर्स। देख पा रहे होंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाती है, जो शक्ति होती है बॉडी की, या आप कह सकते हो जो ऊर्जा होती है बॉडी की, वो कम हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये 2 रोग होते हैं जो कि अधिकतर बच्चों में देखे जाते हैं। ओके, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में ये एक रोग होता है जिसका नाम होता है क्वासी-ओर-कोर, और अगला है मर्स-मीज। ये 2 रोग होते हैं जो कि बच्चों में होते हैं प्रोटीन की कमी से। आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनी हुई होती है, लेकिन जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखनी है कि इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं वो किसके द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, जिसके कारण प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं। ओके, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच रहता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आपने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है? यदि नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, पहले वाली वीडियो हमने अमीनो एसिड के ऊपर बनाई थी। तो वहाँ पर क्या होता है, देख पा रहे एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना दे रहा हूँ। देखिए, चलिए आगे बताऊँगा आपको मैं। तो क्या होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो किस किस के बीच में होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 यानी एमाइन ग्रुप के बीच में होता है। देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी सिंगल बॉन्ड COOH एंड एमाइन ग्रुप NH2 इसके बीच में होता है, इसके बीच में होता है, या कह सकते हो इसके मध्य में होता है। ठीक है, बीच में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे स्ट्रक्चर में, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए ये 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, दो अमीनो एसिड यदि आपस में जुड़ते हैं तब उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम डाईपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईपेप्टाइड, यानी 2 हैं तो डाई कहते हैं। ठीक है, डाईपेप्टाइड बॉन्ड। ओके, डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है, यदि 3 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, 3 अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि यहाँ पर हम 4 अमीनो एसिड को जोड़ते हैं, 4 अमीनो एसिड को जोड़ते हैं तब क्या बनता है? टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड। ओके, वो आप बाद में लिख लेना। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, यदि 10 से अधिक अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, 10 से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या बनता है स्टूडेंट? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पर
10 से अधिक अमीनो एसिड जुड़ गए हैं, 10 से जब अधिक अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद होनी चाहिए। ओके, यदि नहीं याद होगी फिर आगे आप नहीं लिख पाएंगे। अगला इसी में जो पॉइंट हमने लिखा है कि एक पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 50 से अधिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो एक पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 50 अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, लेकिन ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है इसके अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं? इसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? एक प्रोटीन ही है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन ही है, आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो इसे हार्मोन्स। ओके, तो क्या होता है कि जो एक पॉलीपेप्टाइड होता है, एक पॉलीपेप्टाइड में 50 से अधिक अमीनो एसिड होते हैं, और जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है उसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, यानी 51 अमीनो एसिड से इंसुलिन हार्मोन्स बनता है। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो प्रोटीन होता है। प्रोटीन के एक अणु से, सिर्फ प्रोटीन के एक ही अणु से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल से, प्रोटीन के एक अणु से या एक मॉलिक्यूल से कितनी ऊर्जा मिलती है? बताइए। प्रोटीन के एक अणु से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके, ये पूछे तो आप बता देना। तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके, इसे भी नोट कर लें आप। अभी मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा तो आप नोट कर लेना। आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो प्रोटीन होता है ये जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है? प्रोटीन जल में अघुलनशील होता है, जल में इनसॉल्युबल होता है। ओके, जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है वो जल में कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। ओके, लेकिन क्षारीय, लेकिन कहाँ पर ये सोल्यूबल होता है? लेकिन क्षारीय और अम्लीय घोलों में घुलनशील, क्षारीय तथा अम्लीय घोल में कैसा होता है? सोल्यूबल होता है, या आप कह सकते हो हिंदी में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। तो ये बात आपको पता लग गई है कि किस प्रकार से जो प्रोटीन होती है वो जल में तो अघुलनशील होती है, साधारण जल में नहीं घुल सकती है, लेकिन जो क्षारीय जल होगा, अम्लीय जो घोल होगा, ठीक है, तो प्रोटीन जो होती है वो कैसी हो जाती है? घुलनशील हो जाती है, घुल जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और कौन सी प्रोसेस से होता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस से होता है। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो वही बात यहाँ पर लिखेंगे कि साइटोप्लाज्म में, सेल का साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जो होता है, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। क्या होती है? ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा ही, ठीक है, उसके द्वारा ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसके द्वारा ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसके कई अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला है प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्राथमिक स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसा? प्राथमिक स्ट्रक्चर आपको बताना है। अगला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगला है टर्टरी, या हम कह सकते हो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगला है क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या होते हैं? अलग अलग प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर
और प्रोटीन को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और यहाँ पर 2 अमीनो एसिड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अमीनो एसिड इसमें क्या होते हैं, अमीनो एसिड किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में अटैच रहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं, ठीक है, या जुड़े रहते हैं। तो ये बात आपको पता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार से ये अटैच रहते हैं। तो यहीं पर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं यहीं पर। ओके, यहाँ पर किस प्रकार से देखेंगे, पहले एक अमीनो एसिड बनाएंगे, फिर दूसरा अमीनो एसिड बनाएंगे और आपस में अटैच कर देंगे। देखिए एक अमीनो एसिड यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर COH होता है, यहाँ पर R होता है, जो कि अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग होता रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, NH2 होता है, यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर क्या होता है, R होता है, और यहाँ पर क्या होता है, COH होता है। और बॉन्ड कहाँ पर बनता है, बॉन्ड कहाँ पर बनता है, मैंने अभी आपको बताया, कहाँ पर बताया था, यहाँ पर COH और NH2 ये 2 ग्रुपों के बीच में बनता है। तो यहीं पर आ जाएंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको बस निकाल देंगे बाहर। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर क्या होता है, देखिए NH2 होता है। ओके, और यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्या बचता है, सिलिकॉन, C बचता है, CO। ओके, और यहाँ पर क्या बचता है, R रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, NH2 होता है। ठीक है, बात को समझिए, NH2 होता है और यहाँ पर ये C होता है कार्बन, और यहाँ पर H होता है, यहाँ पर R होता है, और यहाँ पर COH होता है। तो ठीक है, ये बात आप जान चुके हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर इस प्रकार का रह गया। ओके, OH था जो वो कैसा हो गया, निकल गया, चला गया वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो NH2 था वो यहाँ से एक कट गया, क्योंकि यहाँ पर से हमें क्या निकालना था, यहाँ पर से हमें जल निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, जल निकालना था। तो यहाँ से क्या निकालना था, हमें जल निकालना था सिर्फ और सिर्फ। तो क्या कर दिया हमने, यहाँ पर एक यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, एक यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन लिख दिया। ये आप ना लिखे तब भी यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही है। तो एक हाइड्रोजन बच गया और OH तो निकल ही गया, और यहाँ से जो एक H था वो भी निकल गया। तो यहाँ पर ENH बच गया और OH पूरा चला गया, और यहाँ पर CO बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं पेप्टाइड। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, ये आप इसे कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, तो आगे आप लिख लेना बाद में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसका N होता है, N टर्मिनल जो होता है, ये वाला जो N टर्मिनल है ये कैसा है, फ्री है। ओके, यहाँ पर ध्यान बात को यहाँ पर मेरी समझिए। ये जो N आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, N टर्मिनल बोल देते हैं, जो कि कैसा फ्री है यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन तो इसके साथ अटैच है, लेकिन N जो है वो कैसा फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम N टर्मिनल लिख देते हैं। अब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तभी मैं बता रहा हूँ। और इसे हम क्या बोल देते हैं, C टर्मिनल बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, C टर्मिनल। ये भी कैसा है, फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं है, तो इसे हम बोल देते हैं C टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल। ओके, यही बात को मैं समझाने के लिए यहाँ पर नोट्स आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, N टर्मिनल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है वो अटैच है, जो कि कैसा फ्री है, और यहाँ पर जो COH होता है वो भी फ्री होता है। तो यहाँ पर हमने C टर्मिनल लिख दिया। ओके, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा, ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। देख पा रहे यहाँ पर ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ओके, इसको जब हम देखते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर बन गया, जल हमने निकाल दिया यहाँ से बाहर। यहाँ पर क्या है, N टर्मिनल है, जो कि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ये फ्री है, इसीलिए यहाँ पर N टर्मिनल। और यहाँ पर जो COH होता है ये फ्री है, इसीलिए हम इसे C टर्मिनल बोलते हैं। तो ये जानकारी आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो प्राथमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं कि जो सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हेडिंग लगाइए पहले, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग को नहीं लगाएंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अल्फा हेलिक्स, क्या होती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स और दूसरी होती है बीटा प्लेटेड।
प्लेट जैसी होती है और ये हेलिक्स जैसी होती है। ओके, तो हेलिक्स और प्लेटेड क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेलिक्स को समझते हैं। हेलिक्स क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। कैसा होता है, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। कैसा होता है, राइट हैंड की साइड घूमेगा। ओके, और यहाँ पर जो हेलिक्स होता है उस हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड से पूरी की पूरी चेन जुड़ी रहती है। अब आपके समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो यहाँ पर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका। जो अल्फा हेलिक्स होता है उसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से समझिए, इस प्रकार, ठीक देख पा रहे हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ओके, राइट हैंडेड है इस प्रकार से। ओके, और यहाँ पर जो पहला देख पा रहे, जो पहला हेलिक्स है, या आप कह सकते हो पहला जो टर्न है, इसके अंदर कितने अमीनो एसिड है, देख पाएंगे 1 टर्न, यानी ये पहला टर्न है, एक बार घूम गया, एक बार ये घूम गया और एक बार ये, ठीक है, तो ये पहला टर्न हो गया। ओके, तो इस पहले टर्न में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 3.66 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड एक टर्न के अंदर होते हैं। और यहाँ पर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, एक टर्न की यदि लंबाई की बात करें तो यहाँ पर 0.4 नैनोमीटर। ओके, नैनोमीटर होती है इसकी लंबाई। अब यहाँ पर हम बात करें, देख पा लेंगे यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पर देख पा लेंगे, यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल सकता हूँ, देख पा लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आप समझ पाए, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, अब समझ में आ जाएगा आपको, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या होता है, NH होता है, यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन साथ में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर COOH होता है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर देखेंगे आप, O और H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, O और H के साथ क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। यही मैं आपको बात समझाने का प्रयास कर रहा था। ये इस प्रकार से अरेंज रहता है। यहाँ पर कितने अमीनो एसिड होते हैं, 3.66 अमीनो एसिड होते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स वाला, इसी तरह से अटैच रहता है। अब यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से पूरी की पूरी चेन जो होती है वो अटैच रहती है, ठीक है। पूरी चेन अटैच रहती है। फिर हम आपको नोट्स दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। और यहाँ पर ये इस तरह से स्टेबल भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, स्टेबल का क्या मतलब होता है, स्थायी होती है। अब जो ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होती है कहाँ पाई जाती है, ये केराटिन में पाई जाती है, जो कि हमारे जो बाल होते हैं उसमें पाया जाता है ये प्रोटीन। तो ये कहाँ पाई जाती है, अल्फा हेलिक्स हमारे बालों में पाई जाती है। ये आप कह सकते हो केराटिन जो प्रोटीन होती है हमारे बालों के अंदर होती है। ओके, और ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन में। ओके, और ये कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोमायोसिन में पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्फा हेलिक्स जो प्रोटीन होती है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर खिचड़ी बन गई है, लेकिन वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा। हमारे पास जो नोट्स हैं वो अच्छी तरह से बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो बीटा प्लेटेड प्रोटीन होती है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो बीटा प्लेटेड में सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये पूरी की पूरी इसमें भी जो चेन होती है, जो संरचना होती है वो कैसे होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहती है, ठीक है, अटैच है। और इसमें जो प्लेटेड सीट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, प्लेटेड सीट यानी प्लेट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देता है प्रोटीन का, प्लेटेड सीट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीटा प्लेटेड होती है वो यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। बीटा जो प्लेटेड है वो यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, एक तो पैरेलल होती है, एक एंटी पैरेलल होती है। पैरेलल एक होती है एंटी पैरेलल, ओके।
तो यहाँ पर हम पैरेलल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है प्रोटीन का, फिर हम एंटी पैरेलल को देखेंगे। यहाँ पर हमने धोखे से एंटी पैरेलल का स्ट्रक्चर बना दिया था, तो चलिए पैरेलल को देखते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है प्रोटीन का, तो इस प्रकार से होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, किस प्रकार से प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, पैरेलल है इसीलिए एक समान जैसा होगा, यानी एक समान होगा। तो इस प्रकार से पैरेलल है इसीलिए इसी प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। और यहाँ पर ये क्या है, एन टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है वो कैसा है, फ्री है। अभी मैंने आपको एन और सी के बारे में बताया था, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, इसके बारे में बताया। और वही यहाँ पर लिखा है, ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। ओके, और यहाँ पर एन टर्मिनल है और यहाँ पर सी टर्मिनल। ये पैरेलल है इसीलिए यहाँ पर भी एन टर्मिनल है और यहाँ पर भी एन टर्मिनल है। और यहाँ पर एंटी पैरेलल होता तो एन कहाँ होता है, यहाँ पर होगा। ओके, और यहाँ पर ये किस प्रकार से अटैच रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ। ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से पूरी की पूरी अटैच रहती है। और ये वाली जो प्रोटीन होती है पैरेलल वाली, ये कहाँ पाई जाती है, बीटा कैरोटीन में पाई जाती है, बीटा कैरोटीन में पाई जाती है। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है किसमें पाया जाता है, बीटा कैरोटीन जो प्रोटीन होती है उसके अंदर इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो अब हम एंटी पैरेलल को देख लेते हैं। एंटी पैरेलल में क्या होता है, ये आमने सामने स्ट्रक्चर होगा। ओके, और एन वाई टर्मिनल होगा वो उल्टी साइड होगा, एंटी पैरेलल है इसीलिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिएगा, स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये आमने सामने होगा। ओके, तभी तो एंटी पैरेलल होगा। आमने सामने से हम कर देते हैं, देख पा रहे होंगे आमने सामने है या नहीं, आमने सामने हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये कैसा है, एन टर्मिनल है। ओके, और ये कैसा है, सी टर्मिनल है। अब यहाँ पर आपको ये वाला देखना है, इसमें एन टर्मिनल कौन सा है, एन टर्मिनल ये वाला है और सी टर्मिनल यही वाला है, इसीलिए तो हम इसे कहते हैं एंटी पैरेलल। और ये किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। यहीं पर मैंने आपको बता दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। वो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख पा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये जो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी प्रोटीन में पाया जाता है, सिक प्रोटीन। सिक प्रोटीन में इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, फाइब्रिन प्रोटीन बोल देते हैं। ओके, तो ये फाइब्रिन प्रोटीन में भी प्रेजेंट होती है, आप इसे सिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर इन दो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सा, एंटी पैरेलल। अगला यहाँ पर तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर या टर्टरी स्ट्रक्चर। टर्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अभी आपने देखा उससे अधिक फोल्डेड होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो कैसा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से अधिक फोल्डेड होता है। ओके, अधिक फोल्डेड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है टर्सरी वाला, ये कहाँ पाया जाता है, एंजाइम में पाया जाता है, एंजाइम और मायोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, तो इन दोनों में ये टर्सरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। चलिए टर्सरी स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम दिखा देते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, हमने जूम करके लिख दिया। वैसे यहाँ पर कैसा होता है, बहुत ही कैसा होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उससे अधिक फोल्डेड होता है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड होता है, इस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं, कई सारे बॉन्ड होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसको मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाए। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। देखिए ये कैसा बॉन्ड हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है वो अटैच रहता है इसके साथ। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। या आप इसे लिखना चाहो सिंपल भाषा में हाइड्रोजन बॉन्ड भी लिख सकते हो इसी को। ओके, तो ये बात आपको पता लग गई है। अब यहाँ पर एक और बॉन्ड होता है जो कि आयंस के मध्य होता है। ठीक है, और यहाँ पर H+ है और इससे ये कैसा हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, या आप कह सकते हो जुड़ जाएगा। और ये बॉन्ड जो कैसा हो गया, आयंस वाला बॉन्ड हो गया।
आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड हो गया। अब अगला यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आता है OH के बीच में ये बॉन्ड आता है, ये कैसा होता है, बॉन्डर बोल्स बल होता है, ठीक है। ये आप कह सकते हो जो बॉन्डर बोल का आपने जो बल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वो कैसा होगा, बहुत ही दुर्बल होता है। तो ये कैसा होता है, दुर्बल बॉन्ड होता है, बॉन्डर बॉल्स, ठीक है। तो ये भी एक बॉन्ड होता है जो कि इस प्रकार से होता है और काफी वीक होता है। यहाँ पर सल्फर जुड़े होते हैं, कितने सल्फर होते हैं, 2 सल्फर होते हैं यहाँ, ठीक है। तब अब इसे हम क्या कहेंगे, 2 सल्फर है यहाँ पर, तो हम इसे कहेंगे डाई सल्फेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। डाई सल्फाइड बॉन्ड बोल दिया हमने इसे। आगे देखते हैं, आगे कौन सा बॉन्ड है, आगे यहाँ पर क्या होता है, CH3 होता है और यहाँ पर भी CH3 होता है। अब हम इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ये दो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये दो आपस में कनेक्टेड हैं। इसी प्रकार से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो कनेक्टेड होता है आपस में, ओके। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, इसे हम हाइड्रोफोबिक बोल देते हैं, हाइड्रोफोबिक। ये क्या करता है, ये जल विरागी होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, जल विरागी। ये पानी से कैसा होता है, नफरत करता है, प्यार नहीं करता है पानी से, तो इसे हम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बोल देते हैं, या आप कहना चाहो तो हाइड्रोफोबिक जल विरागी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे बॉन्ड होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में। तो ये जानकारी आपको हो चुकी है। चलिए अब हम देखते हैं जो चौथा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, क्वाटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग को लगाएंगे, चौथी हेडिंग जो लगाएंगे, चौथा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है क्वाटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कैसी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें कई सारे अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये कैसी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो तो हीमोग्लोबिन जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से कई सारे यहाँ पर फोल्डेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ओके। इससे आप कह सकते हो अल्फा हीमोग्लोबिन, ओके। इसे आप कह सकते हो बीटा हीमोग्लोबिन। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा फोल्डेड होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे सब तो हीमोग्लोबिन की सब यूनिट होती हैं, हीमोग्लोबिन सब यूनिट। ये तो आप अल्फा इसे बोल सकते हो, इसे आप बीटा भी बोल सकते हो, या इसे अल्फा या इसे बीटा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, हीमोग्लोबिन की सब यूनिट इसके अंदर होती हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें कई सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का पढ़ा था, उसमें कौन कौन से बॉन्ड थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को आप बाद में लिख लेना। उसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है ओनली। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आप जाकर भी देख सकते हो, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और जो तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। उसमें कई सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक और बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है इसके अंदर, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर दर्शाया नहीं है। और बॉन्डर बॉल्स फोर्स, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, बॉन्डर बॉल्स फोर्स, यानी बहुत ही कमजोर बल, डाइसल्फाइड। तो ये कई सारे बॉन्ड होते हैं हाइड्रोफोबिक, ओके। तो ये जो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें इतने सारे बॉन्ड होते हैं। तो ये बात आपको पता लग गई है। तो देखिए वही चीज़ें यहाँ पर हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इस प्रकार के हैं और यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। अभी हम इसका स्क्रीनशॉट आपको बाद में देंगे, जब तक आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या है।
प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। प्रोटीन यानी प्रोटीन का वर्गीकरण, एक तो होता है सिंपल प्रोटीन, एक होता है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड का मतलब होता है संयुग्मन प्रोटीन। तो जो सिंपल प्रोटीन होती है वो किससे बनी होती है, केवल और केवल अमीनो एसिड से बनी होती है। ऐसी कौन सी प्रोटीन होती है जो केवल और केवल अमीनो एसिड से बनी होती है, हिस्टोन्स प्रोटीन जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन और प्रोलैमिनस प्रोटीन। इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है सिंपल प्रोटीन कहलाती हैं और सिर्फ अमीनो एसिड से ही बनी होती हैं। और जो कंजुगेटेड प्रोटीन होती हैं वो अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। जैसे यहाँ पर अमाइनो एसिड हो गया, ओके, और यहाँ पर प्रोस्टेटिक ग्रुप हो गया, इन दोनों से मिलकर यानी कंजुगेटेड है प्रोटीन, इसीलिए यहाँ पर संयुग्मन होता है अलग अलग प्रोटीन्स का, फिर जाकर नई प्रोटीन बनती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रोस्टेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली बॉन्डेड होता है और ये क्या होता है, इसके अंदर अमीनो एसिड होता है, फिर जाकर ये प्रोटीन्स बनती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं देख पा रहे होंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लेवोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, मेटालियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, हेमोप्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन। तो इस प्रकार की प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोटीन को देखते हैं, यहाँ पर हमने निकाल के लिख दिया है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो जो प्रोटीन होती है वर्ड से ही मिलकर आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियो का मतलब हो गया है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और जो वायरस होते हैं वायरस में भी न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसे म्यूकोप्रोटीन बोल देते हैं, तो ये किस किस से मिलकर बनी होती है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज कैसी है, शुगर है, तो यहाँ पर हमने शुगर लिख दिया। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर ये ग्लाइकोप्रोटीन बनी होती है। ये सेल के सरफेस, सेल की जो सतह होती है उसके ऊपर पाई जाती है। म्यूसिन प्रेजेंट म्यूकस यानी म्यूसिन के म्यूकस में प्रेजेंट होती है, ओके। और जो एंटीबॉडी होती है एंटीबॉडी भी ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर ही बनी होती है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो तीसरा है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब लिपो का मतलब लिपिड और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर लिपोप्रोटीन बनती है और ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करती है, यानी एक प्रोटीन को दूसरी जगह दूसरे अंग में पहुंचाना किसी भी प्रोटीन को, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है। जैसे मिल्क एक्स ब्लड में ये प्रेजेंट होती है, कौन सी प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। क्रोमो जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पिगमेंट प्रोटीन, इसे हम पिगमेंट प्रोटीन कह देते हैं। जो क्रोमो प्रोटीन होती है पिगमेंट प्रोटीन इसे कह देते हैं। पिगमेंट प्रोटीन क्या होती है, पिगमेंट प्रोटीन वो होती है जो रंग प्रदान करती है, रंग देती है किसी भी चीज़ को, उसे हम पिगमेंट प्रोटीन बोल देते हैं। और जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेटिक ग्रुप ऐसा होता है इसे टाइटली बॉन्डेड रखता है, ओके। तो टाइटली बॉन्डेड रखता है और ये क्रोमो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर क्रोमो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स को हरे क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होती है ये जो इसके अंदर प्लांट्स के अंदर क्रोमो प्रोटीन पाई जाती है। और जो क्रोमो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, जो क्रोमो प्रोटीन पाई जाती है उसके अंदर पिगमेंट प्रोटीन होता है, यानी इसके अंदर पिगमेंट प्रोटीन होता है जो कि रंग प्रदान करता है। जैसे पेड़ पौधे हरे होते हैं तो रंग प्रदान करता है, इसीलिए जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर ये जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के अंदर भी ये प्रोटीन पाई जाती है, हेमोसाइनिन के अंदर प्रोटीन पाई जाती है और साइटोक्रोम के अंदर भी ये प्रोटीन पाई जाती है। और जो फॉस्फोप्रोटीन होती है फास्फोरस और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है जो कि टाइटली बॉन्डेड होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, टाइटली बॉन्डेड होता है। और ऐसा कौन सा प्रोस्टेटिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन सा प्रेजेंट होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि इस प्रोटीन को या आप कह सकते हो फास्फोरस और प्रोटीन को अच्छी तरह से टाइटली बॉन्डेड रखता है, ओके। तो इस प्रकार का यहाँ पर पाया जाता है। और दूध की कैसिन एंड मुर्गी के अंडे की फॉस्फोविटिन में ये प्रेजेंट होती है। ये वाली जो प्रोटीन होती है फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है, दूध के कैसिन में प्रेजेंट होती है। और मुर्गी का जो अंडा होता है उसके फॉस्फोविटिन में प्रेजेंट होती है, ओके। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए फॉस्फोप्रोटीन के बारे में। और जो हेमोप्रोटीन होती है ये हेम ग्रुप, ठीक है, और आयरन प्रोफाइलिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो हेमोप्रोटीन होती है दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक तो हेम ग्रुप हो गया और आयरन प्रोफाइलिन से मिलकर बनती है। इसके अंदर एक प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है जो कि इन दोनों को अच्छी तरह से बांधे रखता है,
कौन सा है, हेम ग्रुप होता है। ओके, या आप इसे आयरन ग्रुप भी बोल सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल में है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के अंदर भी ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हेमोग्लोबिन के अंदर भी ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है, साइटोक्रोम के अंदर भी ये जो प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है। साइटोक्रोम सी इसका पूरा नाम होता है, साइटोक्रोम सी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अगला यहाँ पर है मेटालो प्रोटीन। मेटालो जो प्रोटीन होती है ये धातु की बनी होती है, यानी मेटल की बनी हुई होती है, और इसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन सा होता है, मेटल आयन होता है, जो कि इसको बांधे रखता है। एक कोई इसका एग्जाम्पल जो होता है फेरेडॉक्सिन और हेमोसाइनिन, तो इसमें जो मेटालो प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे यहाँ पर फ्लेवो प्रोटीन दिया गया है। फ्लेवो जो प्रोटीन होती है फेल्विन एंड न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, इसमें भी प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है जो कि इन दोनों को अच्छी तरह से बांधता है। फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, जो कि क्या करता है, टाइटली बॉन्डेड होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो प्रोटीन होती है इसका क्या कार्य होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए जो प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, फंक्शन यानी इन प्रोटीन का क्या कार्य होता है वो यहाँ पर लिखा गया है। देखिए कोलेजन जो प्रोटीन होती है इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, कोलेजन प्रोटीन में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और कौन सा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, अल्फा हेलिकल होता है, ठीक है। और इसे और ये क्या कार्य करती है, कार्य को भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये कार्य करती है, स्किन को ग्लो करती है, ठीक है। तो जो कोलेजन जो प्रोटीन होती है स्किन को ग्लो करने का कार्य करती है। और जो टायरोक्सिन प्रोटीन होती है ये क्या कार्य करती है, इसका कार्य, मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना, यानी प्रोटीन का पाचन करती है। और जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है इसका क्या कार्य होता है, इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है ये भी एक प्रोटीन होती है, इसका कार्य होता है ग्लूकोज को बैलेंस करना, यानी ग्लूकोज को ये मेंटेन रखता है, बराबर रखता है, ना ही कम होने देता है ना ही ज़्यादा होने देता है। अगला है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है, तो बात आपको पहले से ही बताई, एंटीबॉडी जो होती है ये इन्फेक्शन को फाइट करती है, यानी इन्फेक्शन जो होता है उसके वायरस को मारती है, ठीक है। तो फाइट इन्फेक्शन एजेंट, ओके। तो एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन ही होती है जो कि क्या करती है, जो वायरस होते हैं उनको क्या करती है, मारती है। और जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल जो होती है सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेंसर रिसेप्शन का कार्य करते हैं और ये सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये इसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं वो कहाँ आते हैं, सेल के अंदर आते हैं, और जो बेकार पदार्थ होते हैं वो इसके बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का रिसेप्टर होता है, ये तो बात आपको पता ही है। और जो GLUT4 होता है ये भी कहाँ पाया जाता है, सेल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, ओके। तो सेल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य होता है जो इनेबल ग्लूकोज होता है, जो सक्रिय ग्लूकोज होता है उसको सेल के अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है। जो GLUT4 होता है जो कि सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, सतह पर प्रेजेंट होता है, इसका मुख्य कार्य होता है जो ग्लूकोज होता है उसको सेल के अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये इसके कार्य हो गए। आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो यहाँ पर ब्लड होता है, हमारी बॉडी में जब चोट लग जाती है तो ब्लड बहने लगता है। तो ब्लड बहने लगता है तो वो थक्का किस प्रकार से जमता है हमारी बॉडी में, कौन सी प्रोटीन थक्का जमाती है, तो उन दोनों के नाम थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ये दो जो प्रोटीन होती हैं जो क्या करती हैं, जब चोट लग जाती है, जब ब्लड बहता है तो उसको थक्का बनाने का कार्य करती हैं। लेकिन जो मछलियाँ होती हैं जो कि ठंडे प्रदेशों में होती हैं, मछलियाँ जो ठंडे प्रदेशों में होती हैं तो उनका जो ब्लड होता है वो भी जम जाता होगा एक तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है प्रतिहिम प्रोटीन। प्रतिहिम प्रोटीन होती है जो क्या करती है, इन मछलियों के अंदर जो रुधिर होता है उसको जमने से रोकती है। तो इस प्रकार से मछलियाँ क्या करती हैं, ठंडे प्रदेशों में अपनी लाइफ व्यतीत करती हैं। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है, फंक्शन होता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको प्रोटीन बता दिया है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। चलिए आगे आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं क्योंकि हमने आपको पहले स्क्रीनशॉट नहीं दिया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसके आगे तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
तो यहाँ पर हमने आज की वीडियो में प्रोटीन बता दिया, प्रोटीन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे हम एंजाइम एक्शन एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। वीडियो इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि आपको एक एक पॉइंट को समझाना पड़ता है लिख कर, ओके। तो इसीलिए आप टेंशन ना लिया करें, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट डालता हूँ वीडियो, तभी आप पूरा का पूरा देख पाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।